हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब लोग? सब बढ़िया। बच्चों, ये बातें तो हमने बचपन से सुनी हैं, जानी हैं कि जब भी कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस कुछ टाइम तक के लिए हम यूज करते हैं, इस्तेमाल में लाते हैं और कुछ टाइम बाद हम उस इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की बॉडी को टच करें, बाकायदा झटका ना लगे तो अभी जाके टच मत करना, ठीक है? तो वो हीट अप हो जाती है ना, चाहे वो कंडक्टिंग वायर हो, मेटेलिक फ्रिज हो, कुछ भी हो। अगर कुछ टाइम तक कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस यूज करी जाए तो वो गर्म हो जाती है, हीट अप हो जाती है। तो वो हीट अप क्यों हो जाती है? क्लास 10th में आपको इसका जवाब भी मिला था, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कहते हैं इसको, है ना? पर एग्जैक्टली जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग होता क्या है, इसका मीनिंग नहीं समझाया गया था। तो बच्चों, आज इस टॉपिक के जो सबसे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि इन्हीं फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स पे बनते हैं कंसेप्चुअल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ठीक है? तो लेक्चर को आपको लास्ट तक ढंग से अच्छे से देखना है और प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। लेक्चर शुरू करने के पहले मैं फिर से एक बार सबसे पहले तो इजीली ऐप के बारे में आप सबको बता दूं। आपको अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, और जिसको नहीं पता वो आप देख लेना कि एग्जैक्टली करना क्या है। जिसको पता है वो रेफर कर देना बाकी बच्चों को भी, ताकि नॉन एड मतलब बिना एड के वीडियोस ऐप पर आप देख पाओ, ठीक है? क्योंकि यूट्यूब पे तो आपने ये वीडियो चलाई होगी, सबसे पहले कंपल्सरीली आपने 2 एड्स तो देखे ही होंगे, है ना? तो आपको एड ना देखने पड़े और सिर्फ फिजिक्स की वीडियोस ही देखनी पड़े, उसके लिए प्ले स्टोर पे जाइए, इजीली लर्न विद अ स्माइल ऐप डाउनलोड कर लीजिए। जो बेसिक साइन अप प्रोसेस होता है, क्रिएट न्यू अकाउंट करके, वो कर लीजिए। अगर साइन इन किया है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है? जिन बच्चों का अकाउंट नहीं है वो साइन अप कर लेना। इसके बाद आपसे बेसिक डिटेल्स पूछी जाती है, जैसे कि नेम, ईमेल आईडी, जेंडर, ठीक है? लोकेशन बेटा आपको ऑन रखनी है, चाहे कुछ हो जाए लोकेशन ऑन रखनी है। ऐप यूज करते टाइम ये भूल जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। मोबाइल नंबर डालना है, ओटीपी के साथ वेरीफाई करना है। ये लो ओटीपी डाला, रीवेरीफाई यहाँ पे कर दिया। उसके बाद आपको मिल जाएंगे कोर्सेस। आप टॉपर्स बैच के बच्चे हो, 12वीं कक्षा 12th क्लास की फिजिक्स पढ़ने आए हो, तो आपको ये बीच वाला कोर्स जो है क्लास 11th 12th के लिए ये सेलेक्ट करना है, ठीक है? लेकिन अदरवाइज इजीली के पास कॉम्पिटिटिव या प्रोफेशनल एग्जाम के कोर्सेज जैसे आईआईटी, जेई, नीट, बैंक, एसएससी ये भी है, सीयूईटी भी है। तो आपके फ्रेंड्स या फिर रिश्तेदार जो इन सारे कोर्सेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनको रेकमेंड कर सकते हो। अब बात करें अगर क्लास 11th और 12th की, तो जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे ये चार कोर्सेज दिखते हैं, जिसमें से उदय और शिखर ये क्लास 11th कॉमर्स के लिए है, सीबीएसई की प्रिपरेशन के लिए। ये क्लास 12th कॉमर्स सीबीएसई की प्रिपरेशन के लिए है। प्रारंभ और टॉपर्स ये जो 2 बैचेस हैं बेटा, ये आपको मिलेंगी साइंस में नीट प्लस सीबीएसई की प्रिपरेशन के लिए। आप साइंस को चेक करोगे, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करोगे और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप अपनी क्लास सेलेक्ट कर लोगे। क्लास सेलेक्ट करने के बाद ये पूरा कोर्स ऐड टू कार्ट करोगे। फ्री इजीली कूपन कोड अप्लाई करना मत भूलना। फ्री इजीली कूपन कोड अप्लाई करते ही कोर्स फी 0 हो जाती है, 0 हो जाती है। और फिर से मैं बता दूं, ऐप पे आपको एक्सक्लूसिव फीचर्स मिलने वाले हैं, टेस्ट, डाउट्स, कोर्सेज, लाइव, एवरीथिंग इज ऑन द ऐप। बहुत सारे और भी फीचर्स अभी ऐड होने वाले हैं, तो अगर अभी भी नहीं किया है तो आप अभी बैठे बैठे फोन पे सबसे पहले प्ले स्टोर खोलो, इजीली ऐप को डाउनलोड कर लो, ठीक है? अच्छा, इसके अलावा सबसे ज्यादा जरूरी बात डीपीपी होती है, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। अगर पढ़ भी लोगे और क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कब तक रिटेन कर पाओगे सीखी हुई नॉलेज? तो डीपीपी बहुत जरूरी होती है, खास तौर पे अगर आप नीट के एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, और ये आपको ऐप पे मिलेगी, ठीक है? तो बेटा फटाफट आप ऐप डाउनलोड करो, वहां पे लेक्चर के साथ साथ बाद में डीपीपी डाउनलोड करके उसको सॉल्व करो। इसके अलावा जो लेक्चर के नोट्स है, जो भी पढ़ाया जा रहा है, उसका पूरा एनोटेटेड पीपीटी, मतलब सारी एनोटेशंस के साथ जो पीडीएफ है वो भी आपको ऐप पे मिल जाएगी। हाँ, इसके अलावा आपको टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करना है। साइंस इजीली, कॉमर्स इजीली के टेलीग्राम चैनल्स भी हैं, जहां पे आप चाहे तो किसी भी कॉन्सेप्ट को पूछ सकते हो। ये जरूरी नहीं कि अभी क्या पढ़ रहे हो तो उसी से रिलेटेड आप कुछ पूछो। अगर कोई पुराना कुछ रह गया है, कोई बैकलॉग है, ठीक है, तो वो भी चीजें आप पूछ सकते हो टेलीग्राम चैनल पे। तो एवरीथिंग इज अवेलेबल फॉर यू 24/7। अब आपके देखने, समझने, नोट करने की देर है, तो वो शुरू कर देना, ठीक है? आए थे फिजिक्स पढ़ने, तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है? अपनी फिजिक्स की क्लास।
क्या पढ़ेंगे, मैंने पहले ही बता दिया, हीटिंग इफेक्ट पढ़ेंगे, लेकिन हीटिंग इफेक्ट को इस तरीके से पढ़ेंगे जैसा पहले नहीं पढ़ा था, ठीक है। तो बेटा हीटिंग इफेक्ट में आपको कॉमनली पता होता है एक इलेक्ट्रिक फ्यूज के बारे में। ये देखो, ये इलेक्ट्रिक फ्यूज है, ठीक है, अभी फ्यूज्ड है, इसके ऊपर यहाँ पे 5 एम्पियर लिखा हुआ है। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे 5 एम्पियर लिखा हुआ है। तो फ्यूज आपने देखे थे, थोड़े पुराने जमाने की चीजें हो गई हैं, आजकल तो MCBs चलती हैं, है ना। एनीवेज, सो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड जूल्स लॉ, ये हमारा आज एम्फेसिस है ना। पहले तो जो नोट्स बनाने वाली चीजें हैं, रटंत विद्या या ये कह लो डेफिनेशंस, वो अच्छे से देख लो और नोट कर लो। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या अर्थ है, क्या मतलब है इसका। इन अ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट की बात हो रही है। एक चैप्टर आएगा ऑल्टरनेटिंग करंट, वहां पे आप पढ़ोगे कि प्योरली रेजिस्टिव सर्किट क्या होता है। फिर एक सर्किट होता है जिसको इंडक्टिव सर्किट कहा जाता है, वहां पे इंडक्टर यूज होता है। एक सर्किट कैपेसिटिव होता है, उसमें कैपेसिटर यूज होता है, या फिर कैपेसिटर, इंडक्टर और रेजिस्टर साथ में यूज किए जा सकते हैं। यहाँ प्योरली रेजिस्टिव का मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टर, सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टर सर्किट में यूज किया है, उसके अलावा और कुछ यूज नहीं किया है। सो इन अ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट द एनर्जी ऑफ सोर्स गेट्स डिसिपेटेड एंटायरली इन द फॉर्म ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन द रेजिस्टर्स। तो सोर्स से जो एनर्जी आ रही है वो पूरी तरीके से हीट जो रेजिस्टर में प्रोड्यूस हो रही है उसमें कन्वर्ट होती है। सोर्स जो एनर्जी दे रहा है वो रेजिस्टर में हीट में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। जूल हीटिंग क्या है? The phenomena of heat production in a resistor due to flow of electric current is called Joule heating. हीट की प्रोडक्शन इलेक्ट्रिक करंट की वजह से किसी रेजिस्टर में हो, इस फिनोमेना को जूल हीटिंग कहते हैं। और जूल हीटिंग फिनोमेना से बनता है जूल्स लॉ, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। अब पहली बात ये कि ये हीट बनी क्यों, इसको समझते हैं। देखो बेटा, ये V वोल्ट की बैटरी है ना। इस V वोल्ट की बैटरी की वजह से इस वायर में करंट जा रहा है, पर करंट हमें पता है कि हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल जाता है, ये हमें पता है। तो इसका मतलब अगर मान लो A पॉइंट पे VA पोटेंशियल है और B पॉइंट पे VB पोटेंशियल है, ठीक है, A पे VA और B पे VB, तो ये पक्की बात है कि VA बड़ा होगा VB से, है ना। वी कैन राइट दिस। इसका मतलब ये भी पक्की बात है कि VA माइनस VB ये ग्रेटर देन होगा 0 से। अगर VA VB से बड़ा है तो VA माइनस VB ग्रेटर देन 0 होगा, ये भी पक्की बात है ना। अच्छा, एग्जैक्टली करंट फ्लो होने का मतलब क्या है? करंट फ्लो होने का मतलब है कि अगर आप एक पॉजिटिव चार्ज इमेजिन कर लो जो किसी 0 टाइम पे A पे था और आफ्टर टाइम T वो B पे पहुंच गया, वो पॉजिटिव चार्ज कहाँ पहुंच गया? B पे। इस सर्किट में मान लो एक पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है जो 0 सेकेंड पे पॉइंट A पे था और T टाइम में क्या किया उसने, वो B पे पहुंच गया। तो आपको पता है कि इसके थ्रू जो करंट आप I लिख रहे हो उसको आप Q इंटू T लिख सकते हो, ठीक है। लिख सकते हो क्या? आप लिख सकते हो Q बाय T, करेक्ट। I इज इक्वल्स टू Q बाय T, या ये कह लो कि Q इज इक्वल्स टू I इंटू T, इस तरीके से लिखा जा सकता है। पर ये जो चार्ज पहुंचा है, ये चार्ज पहुंचा क्यों है? आखिरकार ये एक जगह से दूसरी जगह गया क्यों? तो हमने पढ़ा था कि चार्ज को ले जाने में करना पड़ता है वर्क डन, है ना, वर्क डन करना पड़ता है। और ये जो वर्क डन होता है, ठीक है, अगर मैं कहूं कि A पॉइंट पे चार्ज में कितनी एनर्जी थी, ठीक है, मैं सिर्फ A पॉइंट में आपसे पूछ रही हूँ कि चार्ज में कितनी एनर्जी थी, तो मैंने आपको बताया था वर्क डन को कैसे लिखा जाता है बेटा, याद है VQ, है ना, बहुत बेसिक सा फॉर्मूला है। तो आप इसको लिखोगे VA इंटू Q। बेसिकली ये जो वर्क डन है, ये जो वर्क है, ये उस चार्ज की उस पॉइंट पे एनर्जी है। तो हम कह सकते हैं कि एट पॉइंट A जो एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज at point A, potential energy of the charge is VA times Q, and similarly at point B the potential energy of the charge must be VB into Q। अच्छा, अगर मैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालूं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो फाइनल एनर्जी UB माइनस इनिशियल एनर्जी UA मुझे करना चाहिए, मतलब Q कॉमन और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा VB माइनस VA। इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस Q, माइनस साइन कॉमन ले लो तो VA माइनस VB लिखा जा सकता है।
और VA माइनस VB पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स, जिसको हमने V लिखा है ना, जो V है तो उसको आप माइनस QV भी लिख सकते हो। तो जो आपका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है वो माइनस QV के बराबर आ रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज डिक्रीजेस। इसका मतलब है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज डिक्रीजेस। ये जो चार्ज है A से B तक जाते जाते इसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो गई, और इसमें कोई शक नहीं है, मैथ्स यही कहती है। अगर आप इस मैथ्स को फिर से फॉलो कर लो अच्छे से तो आपको क्लियर कट दिख रहा है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब कि वो डिक्रीज कर रही है। अब मान लो कि पूरी तरीके से ये सिस्टम की एनर्जी कंजर्व्ड है ना, पूरी तरीके से सिस्टम की एनर्जी क्या है? कंजर्व्ड है। तो नेक्स्ट, इफ आई अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल, लेट अस assume that the energy of the charge is conserved, तो ना कहीं से कुछ लिया ना कहीं को कुछ दिया, उस केस में हम लिख सकते हैं कि जो डेल्टा K है, ठीक है, और प्लस डेल्टा U है इज इक्वल्स टू 0। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, इसका सम 0 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि ना तो बाहर से कुछ लिया था ना बाहर को कुछ दिया था। इसका मतलब ये है कि डेल्टा K जो है वो नेगेटिव ऑफ डेल्टा U के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जो डेल्टा K है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की अगर बात करी जाए तो ये तो फिर QV के बराबर हो गया ना, Q इंटू V के बराबर हो गया, क्योंकि डेल्टा U माइनस QV था। तो अगर डेल्टा U माइनस QV था तो डेल्टा K तो Q टाइम्स V हो गया। फिर अब ये तो पॉजिटिव आ रहा है, डेल्टा K क्या है? इज पॉजिटिव। तो जब पोटेंशियल एनर्जी चार्ज की डिक्रीज हो रही थी उस टाइम पे काइनेटिक एनर्जी चार्ज की इंक्रीज हो रही थी, ठीक है। इंप्लाइज दैट काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चार्ज इंक्रीजेस। इसका मतलब ये हुआ कि चार्ज की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है। एक मिनट रुको, एक स्टेप, एक पॉज लेते हैं भैया। काइनेटिक एनर्जी का जो बेसिक फॉर्मूला आपको पता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो आप लिखते हो हाफ mv² माइनस u², ये लिखा जा सकता है, करेक्ट है। इसका मतलब कि v ग्रेटर देन u कह लो भैया। अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है तो आप लिख सकते हो कि v ग्रेटर देन u, यानी चार्ज जो है, ठीक है, देखो v और u दो अलग अलग वेलोसिटी हो गई। अब अपन ने पढ़ा है यहाँ पे कि ये जो कंडक्टिंग वायर है इसमें जो चार्ज है ये एक स्टेडी ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ फ्लो करता है। कंसेप्ट ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी इज बेस्ड अपॉन स्टेडी फ्लो ऑफ चार्जेस। एंड व्हाट इज द स्टेडी वेलोसिटी ऑफ द चार्जेस? vd, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, है ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, स्टेडी ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ चार्ज A से B पे जा रहा है, ये पढ़ा है अपन ने, है ना। अगर अपन ने ये पढ़ा है तो इसका मतलब कि भैया ये डिफरेंस कैसे आ रहा है फिर? तो चार्ज के स्पीड को स्टेडी रखना होता है पर काइनेटिक एनर्जी एट द सेम टाइम इंक्रीज हो रही है। अब क्या होता है, तो चार्ज की स्पीड स्टेडी कैसे रहती है? ऐसे चार्ज टकरा रहा है, इधर उधर आयंस वगैरह से टकरा रहा है, और जब वो टकराता है तो गेन जो हुआ है काइनेटिक एनर्जी का, जितने अमाउंट से काइनेटिक एनर्जी गेन हुआ है उतने अमाउंट से वो एनर्जी लॉस होती है। कैसे? इन द फॉर्म ऑफ हीट। ओके, तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करने लायक बात है, ठीक है। द गेन इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चार्ज is lost as heat due to collision with ions, ठीक है। तो ये बेटा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आपका वीवीआईपी कॉन्सेप्ट है, तो आज आपको समझ में आ गया है एग्जैक्टली हीट प्रोड्यूस कैसे होती है। चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जब जा रहा है
पोटेंशियल एनर्जी उसकी डिक्रीज कर रही है, बट एट द सेम टाइम बाय द सेम अमाउंट उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रही है, प्रोवाइडेड चार्ज की एनर्जी कंजर्व्ड है, ठीक है। पर काइनेटिक एनर्जी कायदे से इंक्रीज नहीं करनी चाहिए क्योंकि स्टेडी फ्लो है चार्जेस का, तो वो इंक्रीज इज बेसिकली गिवन टू हीट। कैसे? जब चार्ज टकरा रहा होता है आयन से। दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। हाँ, यहाँ पे कुछ हाइपोथेसिस भी है जो आपको याद रखना है कि हमने चार्ज को पॉजिटिव माना है क्योंकि करंट के फ्लो की डायरेक्शन में हम चार्ज लेकर चल रहे हैं। अदरवाइज कन्वेंशनली इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं करंट को, और मैंने बहुत पहले ही आपको शुरुआत के लेक्चर में समझा दिया था। काफी आसान होता अगर इलेक्ट्रॉन के चार्ज को पॉजिटिव लेकर चले होते और प्रोटॉन भले नेगेटिव ले लेते। पर अब पूरी फिजिक्स एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है कि चार्ज नेगेटिव अगर आपको बोला जाए तो आपको इलेक्ट्रॉन सोचना है, और पॉजिटिव बोला जाए तो प्रोटॉन सोचना है। ये बाय कन्वेंशन है, ये साइंस कन्वेंशन है, लेकिन ऐसा ही चलेगा। तो यहाँ पे फिर से कन्वेंशन से हमने एक पॉजिटिव चार्ज लेकर चला है, ठीक है, जो करंट की डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। तो ओके बच्चा पार्टी, अगर आपको इतनी बातें क्लियर हो गई, अब हम पढ़ते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ठीक है। ये कुछ फायदे हैं, एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के, या ये कह लो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ये क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ठीक है। तो बेटा अपन ने पढ़ा कि जो गेन इन काइनेटिक एनर्जी है डेल्टा के, ये डेल्टा एच या गेन इन हीट एनर्जी या हीट जो लॉस हुई है, ठीक है, इसको आप इज इक्वल्स टू हीट लॉस के बराबर लिख सकते हो, है ना, ये लिखा। अच्छा, डेल्टा के को अपन ने लिखा था Q टाइम्स V बराबर H, लिख सकते हैं इसको। Q को अपन लिख सकते हैं IT, है ना, तो VIT इज इक्वल्स टू H लिखा जा सकता है। वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, है ना, VIT आजकल बहुत लोगों का फेवरेट हो गया है। कई बार ऐसा होता है ना, IIT चलो नहीं मिली कोई नहीं, VIT से कर लेंगे, तो ये जो VIT है इज इक्वल्स टू आप H लिख सकते हो। अब यहां से आप चाहो तो ओम्स लॉ लगा लो, ठीक है, यहां से आप चाहो तो ओम्स लॉ लगा लो। अगर आप V इज इक्वल्स टू IR रख दो तो यहाँ पे हो जाएगा IR इंटू IT, यानी कि I स्क्वायर RT, ये H बन जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आप चाहो तो I इज इक्वल्स टू V अपॉन R रख सकते हो। तो यहाँ से अगर आप I को V अपॉन R रख दोगे तो H बन जाएगा V स्क्वायर अपॉन R इंटू T, ये दूसरा फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। और तीसरा ऑलरेडी आपके पास है H इज इक्वल्स टू VIT, ठीक है। तो फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 2 एंड फॉर्मूला नंबर 3, ये तीनों आपको जो है बेटा याद रखने हैं। एक बार अच्छे से देख लो। नोट अगर अभी बना रहे हो बैठे बैठे तो ये नोट्स बना लो फटाफट, ठीक है। तो ये जो पहला फॉर्मूला आपको दिख रहा है, यहां से H.J. जूल्स ने बताया था कि भाई हीट जब हो रही है कोई रेजिस्टर, तो ऐसे कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जो उस हीट को कंट्रोल कर रहे हैं। आप चाहो कि आपको एक्चुअली कोई डिवाइस बनानी है, ऐसी डिवाइस बनानी है जो मैक्सिमम करंट को हीट में कन्वर्ट कर दे, तो कैसे बनाया जाए, क्या पता होना चाहिए आपको। तो यही आपका लॉ है, ठीक है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। इस लॉ में पहला पॉइंट, किसी रेजिस्टर में I करंट फ्लो करता है फॉर T टाइम। किसी रेजिस्टर में I करंट फ्लो करता है फॉर T अमाउंट ऑफ टाइम, तो जो कितनी हीट प्रोड्यूस हुई वो I स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टर, उस पर डिपेंड करता है, I स्क्वायर पे डिपेंड करता है, ठीक है। दूसरा, कितनी हीट प्रोड्यूस हुई वो उस डिवाइस के रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है, और कितनी हीट प्रोड्यूस हुई ये इस पे भी डिपेंड करता है कि कितने टाइम के लिए करंट फ्लो कर रही है। अगर इसी को आप स्टेटमेंट फॉर्म में लिखो, हीट प्रोड्यूस्ड इन अ रेजिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टर। हीट प्रोड्यूस्ड इन अ रेजिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर।
heat produced in a resistor is directly proportional to time for which the current flows in the resistor. तो ये तीनों स्टेटमेंट कंप्राइज करके becomes the statement of Joule's law of heating. ठीक है, becomes the statement of Joule's law of heating. अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई बच्चे बाड़ी, ठीक है, तो बढ़ते हैं अपन अगले स्टेटमेंट की तरफ कि भैया इसके फायदे क्या क्या हैं। आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि ऑल्टरनेटिंग करंट करके एक चैप्टर है, उस चैप्टर में आप पढ़ोगे कि जो एसी करंट होती है, भैया नाम में लिखा है ऑल्टरनेटिंग, तो फ्लक्चुएट कर रही होती है टाइम के हिसाब से, उसकी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव साइकिल, पॉजिटिव नेगेटिव साइकिल बन रही होती है। ऐसे करंट को आप मेजर कैसे करोगे, क्योंकि ये तो पीरियोडिकली इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है ना, तो अगर ये पीरियोडिकली डायरेक्शन चेंज करे तो इसको कैसे मेजर किया जाए। तो इलेक्ट्रिक मीटर्स जो कि एसी करंट को मेजर करते हैं वो इस जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इस फॉर्मूले पे बेस्ड है ना, H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, इस फॉर्मूले, क्योंकि इसमें देखो बेटा आई का स्क्वायर किया ना आपने, अब आई का स्क्वायर किया तो पॉजिटिव हो कि नेगेटिव हो उससे क्या फर्क पड़ेगा। इसके बारे में, ऐसे इलेक्ट्रिक मीटर्स के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम एसी चैप्टर पढ़ेंगे, है ना। पर मैं आपको बता दूं इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, ठीक है, एसी इलेक्ट्रिक मीटर्स, यानी कि एसी करंट को मेजर करने वाले जो मीटर्स हैं वो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पे बेस्ड होते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। तो यहां पे अब इन दोनों पॉइंट्स को हम बड़े गौर से देखते हैं। जूल्स लॉ होल्ड्स गुड इन एसी सर्किट्स आल्सो फॉर आरएमएस वैल्यूज ऑफ करंट एंड वोल्टेज। जब आप एसी चैप्टर पढ़ोगे तो वहां पे आप ऐसे टर्म सुनोगे, एवरेज करंट, आरएमएस करंट, ये सारे टर्म्स आपने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जब क्लास 11th में पढ़ा था। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में आपने आरएमएस वेलोसिटी ऑफ गैसेस पढ़ा था। देखो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो लगभग वैसे ही गैस मॉलिक्यूल्स के जैसा बिहेव कर रहे हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन्स भी तो फ्रीक्वेंट इधर उधर जाके टकरा जा रहे हैं। तो भैया क्या है उसका मीन फ्री पाथ, क्या है उसका रिलैक्सेशन टाइम, ये आपने पढ़ा था। ऐसे ही वहां पे गैसेस करते थे। तो जब गैसेस, जो गैस के आयंस या मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, जब वो किसी चैम्बर में इधर उधर रैंडमली मूव कर रहे हैं किसी भी डायरेक्शन, तो उनकी वेलोसिटी अलग हर डायरेक्शन में अलग अलग वी वाई वी जेड आप लेकर चलते हो, हालांकि एवरेज वेलोसिटी आप सेम लेकर चलते हो, है ना। तो आपको उसकी वेलोसिटी के क्या क्या पैरामीटर्स पता होने चाहिए कि किसी डायरेक्शन में आरएमएस वेलोसिटी क्या है, एवरेज वेलोसिटी क्या है। सिमिलरली उसी तरीके से यहाँ पे जब हम लिखते हैं H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, तो करंट की भी अलग अलग, अगर करंट लगातार पीरियोडिकली चेंज हो रही है तो एसी सर्किट में आप पढ़ते हो कि करंट की आरएमएस वैल्यू क्या है, एवरेज वैल्यू क्या है, ये सब आप पढ़ते हो। और जूल्स लॉ किस किस वैल्यूज के लिए काफी अच्छे से वैलिड है, ये होल्ड करता है एसी सर्किट में आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट एंड वोल्टेज के लिए। बेसिक मैं आपको बता दूं आरएमएस का मतलब क्या होता है। आरएमएस वैल्यू को वर्चुअल वैल्यू भी कहा जाता है, ठीक है। आरएमएस का मतलब है रूट मीन स्क्वायर, ठीक है। तो मान लो मेरे पास पैरामीटर्स हैं x1, x2, x3, xn, और मैंने बोला कि भैया इसका रूट मीन स्क्वायर का क्या मतलब है। मान लो ऐसे n तक है तो हम लिखेंगे x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर सो ऑन टिल xn स्क्वायर एंटायर फैक्टर डिवाइडेड बाय n, ठीक है। तो मीन का स्क्वायर, देखो स्क्वायर करा टर्म्स को, फिर उसका मीन निकाला, स्क्वायर करके टर्म्स को मीन निकाला, और अब इस पूरे का रूट लेना, इसको रूट मीन स्क्वायर कहते हैं। यूजुअली अगर आप मीन को रिप्रेजेंट करते हो तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हो, करेक्ट। तो रूट मीन स्क्वायर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, इसका स्क्वायर और रूट, ऐसा। यूजुअली इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये इसका रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है बच्चा। तो वैसे तो आप इसको पढ़ने वाले हो एसी सर्किट में, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है, नोट कर लो। फॉर अ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट energy dissipated by source entirely appears as heat, important point है। but if the circuit has certain components, say a motor, then some part of energy is utilized to do work। अगर सर्किट प्योरली रेजिस्टिव है तो एंटायर एनर्जी इज कंज्यूम्ड एज हीट, पर अगर उसमें कोई फंक्शनल पार्ट है, जैसे एक मोटर लगा दो, तो मोटर भैया पंखा चला रहा है, दिस सॉर्ट ऑफ वर्क इज ऑल्सो डन बाय द एनर्जी, ठीक है। तो इसका मतलब कि अब यहाँ पे पूरी तरीके से एनर्जी हीट नहीं बनेगी, कुछ एनर्जी मैकेनिकल वर्क करने के लिए यूज में आएगी, ठीक है बच्चों, ओके। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पे कुछ डिवाइसेस जो कॉमनली आपको बहुत अच्छे से पता है, जो एप्लीकेशन है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का। एप्लीकेशन ऑफ
जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग. ओके, एप्लीकेशन ऑफ जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग. Electric heating devices use alloys like nichrome as the heating elements. ये आप क्लास 10 से पढ़ते आ रहे हो कि alloys की जो resistivity है वो कंपेयर टू प्योर मेटल्स हाई होती है, और हमने पढ़ा है कि H इज प्रोपोर्शनल टू R. तो क्योंकि alloys में रेजिस्टेंस ज़्यादा है, ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी. ठीक है, इसके अलावा alloys का मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है, इसीलिए जो हीटिंग एलिमेंट्स होते हैं, आपके इलेक्ट्रिक टोस्टर हो गया, इलेक्ट्रिक आयरन हो गया, इसमें जो हीटिंग एलिमेंट्स हैं वो क्या होते हैं, प्योर मेटल नहीं होते, एलॉयज होते हैं. ठीक है, इट इज बिकॉज नाइक्रोम हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई रेजिस्टिविटी. ऑल्सो नाइक्रोम इज टेंसाइल एंड डज नॉट इजीली ऑक्सीडाइज by oxygen of the air. So these are some features of nichrome, which is an alloy, which makes it suitable to be used as an element in heating devices. Okay, बच्चे पार्टी. Electric fuse. It is usually made from an alloy of tin 63% and lead 37%. जो फ्यूज मटेरियल है, कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि ये क्या है, ये मेटल है कि एलॉय है. तो आप देख सकते हो एक्चुअली ये एलॉय है. ठीक है, किस किस का एलॉय है, टिन और लेड का मोस्टली ऐसे वाले फ्यूज यूज होते हैं. इट इज पुट इन सीरीज विद द लाइन वायर ऑफ द सर्किट. जो आपका मेन सर्किट है, जहां आपका मेन सर्किट बोर्ड होता है, वहां पे जो फ्यूज है वो लाइन वायर के साथ सीरीज में लगाई जाती है. इट मेल्ट्स व्हेन करंट एक्सीड्स सेफ्टी लिमिट एंड सेव्स द इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स. अगर करंट कभी अनड्यूली हाई अमाउंट में पहुंच जाए मेन सर्किट पे, तो फ्यूज सीरीज में लगी हुई है. ठीक है, और फ्यूज की मेल्टिंग पॉइंट लो होती है. इंपॉर्टेंट टू नोट कि इसकी मेल्टिंग पॉइंट लो होती है, तो हाई करंट की वजह से जब ये मेल्ट हो जाती है तो ये सर्किट को ब्रेक कर देती है, और आप न्यू फ्यूज वायर लगा के जो है फ्यूज की रिप्लेसमेंट कर सकते हो, और दोबारा आपका जो घर है सब सही होगा, कंपोनेंट सही होंगे. इफ 4.54 एम्पियर करंट फ्लोज इन द सर्किट, देन द फ्यूज मस्ट बी 5 एम्पियर. तो जो फ्यूज घरों में लगाया जाता है, अगर 4.54 एम्पियर है, तो आप देख सकते हो कि 5 एम्पियर है, कुछ ज्यादा एम्पियर का फिर फ्यूज की रेटिंग होती है. मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाया तो उसमें 5 एम्पियर लिखा हुआ था. तो उसके अकॉर्डिंग उस रेटिंग का फ्यूज जो है लगाया जाता है इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को बचाने के लिए. ठीक है, ओके बच्चा पार्टी. यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद कुछ एक दो चीजें और पूछी जाती है हीटिंग इफेक्ट से रिलेटेड, तो उसको भी अपन डिस्कस करेंगे. एन इलेक्ट्रिक बल्ब रेटेड फॉर 500 वॉट. अच्छा, पावर की और बात कर लें. जैसे आपने लिखा था H इज इक्वल्स टू VIT, या फिर H इज इक्वल्स टू I² RT, H इज इक्वल्स टू V² बाय R इंटू T. अब हमको पता है कि जो पावर है, पावर कंज्यूम्ड, उसको कैसे लिखा जाता है बेटा. पावर कंज्यूम्ड आपने पढ़ा है रेट ऑफ डूइंग वर्क, है ना, रेट ऑफ डूइंग वर्क. तो कंज्यूम्ड में आ जाएगा रेट एट विच हीट इज कंज्यूम्ड, डिसिपेटेड में आ जाएगा रेट एट विच हीट इज डिसिपेटेड. सो पावर को आप क्या लिख सकते हो, H/T. अगर हीट लॉस है तो पावर लॉस की बात हो रही है, कंज्यूम्ड है तो पावर कंज्यूम्ड की बात हो रही है. ठीक है, तो बेसिकली अगर आप H/T लिखते हो तो जितनी भी इक्वेशंस दिख रही हैं आपको इसमें T हटा दो, तो यहाँ पे पावर क्या हो जाएगा, पावर हो जाएगा V इंटू I. ठीक है, यहाँ पे पावर क्या हो जाएगा, आपको T हटाना है, तो I² इंटू R. यहाँ पे अगेन आप T हटा दो तो पावर क्या हो जाएगा, V² अपॉन R. ठीक है, तो ये सब्सिक्वेंट इक्वेशंस हो गई हीट के साथ साथ पावर की. अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. एन इलेक्ट्रिक बल्ब रेटेड फॉर 500 वॉट. बल्ब है, रेटिंग है 500 वॉट. ठीक है, एट 100 वोल्ट इज यूज्ड इन सर्किट हैविंग 200 वोल्ट. देखो बोला गया है कि इसकी पावर रेटिंग है 500 वोल्ट और इसको 100 वोल्ट पे यूज किया जाए, पर इसको 200 वोल्ट पे यूज किया जा रहा है. तो कैलकुलेट द रेजिस्टेंस R that must be put in series with the bulb so that the bulb delivers 500 watt. तो अगर हम इसको ज्यादा वोल्टेज पे यूज करें, कितना रेजिस्टेंस सीरीज में लगाया, IIT में आया वो क्वेश्चन है ये, तो फिर नीट के लिए तो है ही है. ठीक, सो कितना रेजिस्टेंस सीरीज में लगाया जाए ताकि इसी बल्ब को 500 वॉट पे ही यूज किया जाए. ठीक है, तो पहले तो बेटा केस देख लो. यहाँ पे बात हो रही है P और V की, है ना. तो अगर P और V की बात हो रही है, तो अगर आप ये वाला फॉर्मूला लगा दो, ये वाला,
ठीक है, P इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर। तो यहां से आप जो भी बल्ब है उसकी रेजिस्टेंस आप निकाल सकते हो। सो R इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन P, विच मीन्स 100 इंटू 100 बाय पावर 500 है। सो ये हो गया 20 ओम्स, है ना। तो बल्ब की रेजिस्टेंस क्या है? 20 ओम्स। अब ये जो आपका बल्ब है इसके साथ हमने कोई सीरीज रेजिस्टेंस लगाना है। ये कितना हो सीरीज रेजिस्टेंस? ताकि अगर हम 200 वोल्ट 200 मान लो कि 200 वोल्ट की सप्लाई दें, 200 वोल्ट की सप्लाई दें, तो भी ये 500 वॉट ही कंज्यूम करे, ये 500 वॉट ही ले। ये पावर जितना भी देना चाहे दे, पर बल्ब कितनी पावर ले? सिर्फ 500 वॉट की ही पावर ले। तो भैया बताइए कि ये RS क्या हो। ठीक है, तो सेकंड केस में अपन लिख सकते हैं यहाँ पे, बड़े गौर से बेटा ध्यान से इसको सुनना और देखना। ठीक है, टोटल जो रेजिस्टेंस हो जाएगा R टोटल, वो हो जाएगा RS, जो फिलहाल हमें नहीं पता। जो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा RS, फिलहाल हमें नहीं पता। और ये जो बल्ब का रेजिस्टेंस है ये 20 ओम्स। ठीक है, ये हो जाएगा 20 ओम्स। तो टोटल जो रेजिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा RS प्लस 20। ठीक है बच्चों, बात हो रही है कि अगर हमने 200 वोल्ट दिया और ये 500 वॉट पे ही ऑपरेट करे, है ना, तो हमें सेफ्टी लिमिट पता होनी चाहिए। सेफ्टी लिमिट किससे डिसाइड होती है? करंट से डिसाइड होती है। अगर मैं फर्स्ट केस की बात करूं तो जो करंट ये बल्ब ड्रॉ करना चाहिए वो होगा V बोले तो 100 वोल्ट, है ना, 100 वोल्ट पे इसको ऑपरेट करते, डिवाइडेड बाय 20 ओम का इसका रेजिस्टेंस था, यानी कि 5 एम्पियर का करंट। ये जो बल्ब है ये बल्ब झेल सकता है 5 एम्पियर का करंट। इसके झेलने की क्षमता क्या है? 5 एम्पियर का करंट। तो सेकंड केस में भी हमने 200 वोल्ट अगर सप्लाई दिया है तो बल्ब के थ्रू 5 एम्पियर का करंट फ्लो होना चाहिए। ठीक है, कितना होना चाहिए? 5 एम्पियर का करंट फ्लो होना चाहिए। देख लो बेटा, सेकंड केस में अगर मैं लिखूं I बराबर, मैं लिख सकती हूं 200 डिवाइडेड बाय R टोटल, मतलब कि RS प्लस 20। यहाँ पे I की वैल्यू बेटा 5 रख दो, तो ये हो जाएगा 5 इंटू RS प्लस 20 बराबर 200। ठीक है, इसको आप कैंसिल कर सकते हो, 5 1 जा 5 4 जा 40। तो यहाँ से आपका सीरीज रेजिस्टेंस आ जाएगा, यहां से आपका सीरीज रेजिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, कितना? RS इज इक्वल्स टू 40 माइनस 20 इज इक्वल्स टू 20 ओम्स। सो अगर क्वेश्चन में आपको कभी ऐसा आए कि इस बल्ब की इतने पावर की रेटिंग थी, 500 वॉट की, 1000 वॉट की, 20 वॉट की, जितने भी वॉट की रेटिंग थी उस बल्ब की, अब हमने वोल्टेज को चेंज कर दिया है, बढ़ा दिया है या घटा दिया, मतलब बढ़ाया जाता है यूजुअल मोस्ट ऑफ द केसेस में। अब आपको ये बताना है कि कितने ओम का रेजिस्टेंस सीरीज में लगाया जाए ताकि बल्ब जो है ना, फटे ना, बेसिकली फ्यूज ना हो, या उसी पावर पे ऑपरेट करे, क्योंकि इसकी पावर 500 वॉट है, इससे ज्यादा पे ऑपरेट किया तो फट जाएगा ये। ठीक है, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि जो करंट है वो सेम रहना चाहिए इन द टू केसेस। तो हमने I निकाला 5 एम्पियर, दोनों में सेम रख के हमने सीरीज रेजिस्टेंस निकाल लिया। ओके, अब ये बात बच्चों अगर समझ में आ गई है तो एक और केस है जो कई बार पूछा जाता है। ठीक है, एक और केस है जो कई बार पूछा जाता है, और यहाँ पे बच्चे अक्सर ये कैसे हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन ये होता है कि मान लो कुछ बल्ब हमने मैन्युफैक्चर किए और सेम वोल्टेज पे ऑपरेट करे, हमने ऐसे मैन्युफैक्चर किए। ठीक है, तो लेट n bulbs are manufactured rated P1 P2 P3 so on Pn watt। ठीक है, to operate on सेम वोल्टेज पे ऑपरेट होंगे, ये कंडीशन है। ठीक है, तो अगर इन बल्ब्स को सीरीज में लगाया जाएगा
या इन बल्ब्स को पैरेलल में लगाया जाएगा तो पावर की क्या कंडीशन होगी। ठीक है, तो देखना बेटा, एक बार हम इन सारे बल्ब्स को सीरीज में लगाते हैं नाउ, और एक बार हम इन सारे बल्ब्स को पैरेलल में लगाते हैं, तो पावर की इक्वेशन क्या बनेगी दोनों केसेस में। सो ऑन। ठीक है, ये V वोल्ट हमने अप्लाई किया। अब आपको ये याद रखना है कि पावर अलग अलग है, लेकिन इसकी जो रेट, जो जिस वोल्टेज पे ये ऑपरेट होंगे वो V है। ठीक है, P2 V, P3 V, रेजिस्टेंस मान लो R1 R2 R3 सो ऑन। यहाँ पे इन बल्ब्स को पैरेलल में लगाया जाता है। P1 P2 Pn, रेजिस्टेंस R1 R2 Rn, बट वोल्टेज अक्रॉस ईच बल्ब इज V। ओके, यहां देखो बेटा, सीरीज में हमें पता है कि रेजिस्टेंस को कैसे लिखा जा सकता है। अगर मैं R टोटल लिखूं RS, ये हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 सो ऑन टिल वी गेट Rn। करेक्ट। अच्छा, हमने पढ़ा इक्वेशन, हमने पढ़ा है P इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर, तो यहां से R इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं वी स्क्वायर बाय P, लिखा जा सकता है R इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय P। तो यहां पे हम लिख सकते हैं वी स्क्वायर अपॉन P इन सीरीज इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन P1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन P2 प्लस सो ऑन वी स्क्वायर अपॉन Pn, ऐसे लिखा जा सकता है। वी स्क्वायर कॉमन होके कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपॉन PS इज इक्वल्स टू 1 अपॉन P1 प्लस 1 अपॉन P2 सो ऑन टिल यू गेट 1 अपॉन Pn। तो ये इक्वेशन जो है कई बार आपको ऑप्शन ABCD में चूज करने को आती है। कंडीशन क्या होती है कि जो बल्ब है उनमें ये दिया होता है कि दे आर टू बी ऑपरेटेड एट द सेम वोल्टेज, देन दे आर कनेक्टेड इन सीरीज और पैरेलल। अब बताओ कि पावर, तो बच्चे कई बार ये सोच रहे हैं, उनको लगता है कि ये तो सीरीज में तो यार हमें वोल्टेज अलग अलग करनी है। कंडीशन में दिया है भाई कि वोल्टेज सेम वोल्टेज पे ऑपरेट हो रहे हैं। ठीक है, ओके, अब बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की इसी तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हमने लिखा RS इज इक्वल्स टू R1 प्लस R, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन RP। ठीक है, 1 अपॉन RP इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 सो ऑन 1 अपॉन Rn, ऐसा लिखा जा सकता है। करेक्ट, ओके। इसके अलावा एक और इक्वेशन है जो आप यूज कर सकते हो। भैया क्या इक्वेशन यूज कर सकते हो? आपको पता है कि I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस सो ऑन In, ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, अच्छा, आपने पढ़ा है कि पावर इज इक्वल्स टू I स्क्वायर तो ऐसे लिख सकते हो। अब एक काम करो, इस पूरी इक्वेशन में आप मल्टीप्लाई कर दो वी स्क्वायर। ठीक है, वी स्क्वायर का मल्टीप्लीकेशन कर दिया पूरी इक्वेशन में, क्या बनेगा वी स्क्वायर बाय आरपी। तो जैसे ही वी स्क्वायर बाय आरपी बनेगा, आप उसको क्या लिख सकते हो, पावर इन पैरेलल वी स्क्वायर बाय R1 P1 प्लस P2 प्लस ऑन टिल Pn। तो व्हेन द बल्ब्स आर कंबाइंड इन पैरेलल, the total power you are getting is algebraic sum of the individual powers. When the bulbs are connected in series, okay, तो जो इक्वेशन है, जो आपके रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन की इक्वेशन है, जस्ट उसके रिवर्स आ रही है। ठीक है बच्चा पाड़ी, तो ये एक इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन है, आपको पता होना ये चाहिए। अब इसी के ऊपर कई बार एक सवाल आता है, क्वेश्चन ये होता है कि मान लो आपके पास 3 बल्ब होते, ठीक है, सिर्फ कोई 3 बल्ब होते, ठीक है, 1 2 3, ठीक, R1
R2 R3 ऐसे दिए होते। तो अगर इनको एक कंडीशन, अगर इनको सीरीज में कनेक्ट किया गया होता या फिर इनको पैरेलल में कनेक्ट किया गया होता और ये सेम वोल्टेज पे ऑपरेट होंगे, ऐसा आपको गिवन है, ठीक है, ये सेम वोल्टेज पे ऑपरेट होंगे, पावर अलग अलग है, P1 P2 P3, 3 बल्ब है, सीरीज या पैरेलल में कैसे भी कनेक्ट कर लो, अलग अलग पावर है, सेम वोल्टेज पे ऑपरेट हो रहे हैं, कौन सी बल्ब सबसे ज्यादा ब्राइटली ग्लो करेगी अगर वो सीरीज में कनेक्टेड है, या फिर कौन सी बल्ब सबसे ज्यादा ब्राइटली ग्लो करेगी अगर वो पैरेलल में कनेक्टेड है। तो अब देखो बेटा, अगर मैं बात करूं सीरीज कनेक्शन की, तो ठीक है, सीरीज कनेक्शन की अगर बात करी जाए तो यहां पे आप बड़े गौर से इस चीज को देख लो कि R इज इक्वल्स टू, अपन ने लिखा है V²/P, है ना, इस इक्वेशन को लेकर अपन चले थे, यहाँ पे RS इज इक्वल्स टू R1 + R2 + R3। अब अगर कोई भी एक बल्ब ले लो, आप कोई भी एक बल्ब ले लो, एनी वन बल्ब, है ना, तो कोई भी एक बल्ब की जो इक्वेशन आपने लिखी है, मान लो R1 की बात करते हैं तो V²/P1 लिखा है। सिंपली अगर मैं कहूं तो इससे हमें ये मिलता है कि जो R है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है पावर के, या ये कह लो कि जो पावर है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है R के, है ना। सो P इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो सबसे लो वोल्टेज की बल्ब होगी, उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? मैक्सिमम होगा। और हमको पता है कि जो करंट है सीरीज कॉम्बिनेशन में, करंट सेम रहता है। करंट जो है तीनों, जितने भी 3 4 10 जितने भी बल्ब हैं, सब में करंट तो सेम जा रहा है, लेकिन एक वो बल्ब है जिसका रेजिस्टेंस भैया ज्यादा है। अब देखो, अगर मैं H1 H2 H3 ये 3 वैल्यूज लिखना शुरू करूं तीनों बल्ब के लिए सीरीज कॉम्बिनेशन में, है ना, तो क्या हो जाएगा? देखो, ये हो जाएगा I² R1 × T, I² R2 × T, I² R3 × T, ऐसे लिखोगे। I सेम है, T सेम है। सबसे लो वोल्टेज की बल्ब, सबसे कम पावर की बल्ब का ही रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा है, तो उसमें ज्यादा हीट बनेगी ना। फिर तो जिसमें हीट ज्यादा बनी वो ज्यादा ब्राइट ग्लो करेगा। इसका मतलब कि अगर हमने 3 बल्ब डिफरेंट पावर के सीरीज में कनेक्ट किए, तो जिस बल्ब का वोल्टेज पावर सबसे कम है वो सबसे ज्यादा ब्राइट ग्लो करेगी। ठीक है, तो ये नोट कर लो बेटा, ये मैं लिख दे रही हूं, ये आप नोट कर लेना। इन सीरीज कॉम्बिनेशन द बल्ब विथ लोएस्ट वोल्टेज, the bulb with lowest voltage will glow up brightly। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा, पैरेलल की बात करें जरा, तो पैरेलल में क्या गेम होता है? देखो, जब पैरेलल की बात करोगे फिर से वही प्रिंसिपल भैया लगाया, तो यहां भी आपने वही है ना। पैरेलल की बात करें तो यहां भी आपने प्रिंसिपल तो यही लगाया है, तो इसमें कोई शक नहीं कि भैया जहां पे हाई वोल्टेज है वहां पे रेजिस्टेंस कम होगा, जहां पे लो वोल्टेज है वहां पे रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। लेकिन एक गेम हो जाता है, अगर मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करूं, अब मान लो मैंने कहा कि इन तीनों में मान लो कि ये लो वोल्टेज है, ठीक है, ये लो वोल्टेज है, तो इसका रेजिस्टेंस क्या हो गया? मैक्सिमम। इसका रेजिस्टेंस हो गया मैक्सिमम। लेकिन करंट क्या करेगा? करंट पैरेलल में ज्यादा रेजिस्टेंस का पाथ तो फॉलो करेगा नहीं, तो इसमें करंट मिनिमम हो जाएगी। लो वोल्टेज के रेजिस्टेंस को तो मैक्सिमम कर दोगे पैरेलल में, लेकिन करंट मिनिमम हो गई। और H किस पे डिपेंड कर रहा है? I के स्क्वायर पे। बेटा, अगर इसकी करंट मिनिमम हो गई, कम हो गई, तो इसका मतलब कि इसमें हीट कम प्रोड्यूस हो रही है ना। तो पैरेलल में जस्ट उलट हो जाता है। And in parallel combination, ठीक है, तो लो वोल्टेज का रेजिस्टेंस ज्यादा है,
करंट कम हो गई, कम ग्लो करेगा। इसका मतलब जो हाई वोल्टेज है उसका रेजिस्टेंस कम है और वो सबसे ज्यादा ग्लो करेगा। ठीक है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन बल्ब विथ हाई वोल्टेज, बल्ब विथ हाई वोल्टेज ग्लोज अप ब्राइटली। ठीक है, और इसमें कई बार एक सवाल और ऐड ऑन होके आ जाता है, कौन सी बल्ब सबसे पहले फ्यूज होगी अगर सेफ्टी लिमिट एक्सीड हो जाए। भैया जो सबसे ज्यादा चमक रही है, सेफ्टी लिमिट एक्सीड होगी तो सबसे पहले वही फ्यूज होगी। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में लो वोल्टेज की बल्ब पहले फ्यूज होगी अगर सेफ्टी लिमिट एक्सीड हो गई तो, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में हाई वोल्टेज की बल्ब पहले फ्यूज हो गई, ठीक है, अगर एक्सीड हो गई सेफ्टी लिमिट तो आई होप बच्चों आपको ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे समझ में आए होंगे। एक और पॉइंट होता है अबाउट एफिशिएंसी। ठीक है, एक और टॉपिक है एफिशिएंसी। किसी सर्किट में एफिशिएंसी आखिर आप मेजर कैसे करते हो? तो मान लो आपने कोई इनपुट दिया, ठीक है, इनपुट मतलब कोई ईएमएफ ई इंटरनल रेजिस्टेंस आर की सेल कनेक्ट करी, किसी डिवाइस आर के अक्रॉस आपको टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है V, तो ये आपका आउटपुट हो गया, ये हो गया आपका आउटपुट। ठीक है, अब एफिशिएंसी देखने का तरीका होता है आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, ये तरीका होता है। तो आप इसको लिख सकते हो, मान लो इस सर्किट में I करंट है, आप लिख सकते हो VI डिवाइडेड बाय आउटपुट कितना है, VI डिवाइडेड बाय इनपुट, तो आप लिख सकते हो E टाइम्स I, करेक्ट। इस तरीके से आप लिख सकते हो VI इंटू, अच्छा I क्या है एग्जैक्टली, I इज इक्वल्स टू E अपॉन R प्लस R, है ना, E अपॉन R प्लस R। यहां पे अगर मैं बात करूं आउटपुट में, इसको आगे लिख सकते हो V अपॉन E, फिर V को लिख सकते हो I इंटू R, और E को लिख सकते हो I इंटू कैपिटल R प्लस स्मॉल r। ठीक है, तो एफिशिएंसी को आप लिख सकते हो, एफिशिएंसी को आप लिख सकते हो R डिवाइडेड बाय कैपिटल R बाय स्मॉल r। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हो, कोई शक? अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, ठीक है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। सीबीएसई के लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, पर ये नीट के लिए है, कुछ ठीक ठाक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये नीट के लिए, सीबीएसई के लिए नहीं है। ठीक है, इसकी डेरिवेशन एनालिटिकली भी करी जा सकती है, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बता दूं। बेसिकली मतलब ये है कि इनपुट से आपने कुछ पावर दिया है ना, आउटपुट मैक्सिमम कब होगा, ऐसा क्या हो कि आपका आउटपुट जो ऑब्टेन किया जा रहा है वो मैक्सिमम हो। तो आउटपुट मैक्सिमम हो उसकी कंडीशन होती है कि ये जो आपका रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस, ये जो रेजिस्टेंस यहाँ सेल के अंदर एक्ट कर रही है, ये उसके बराबर हो। तो अगर आप एफिशिएंसी में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को R रख दो, ठीक है, तो ये हो जाएगा R प्लस R, ये हो जाएगा 1/2, जो कि 50% एफिशिएंसी है। ठीक है, बट अगेन ये एक नॉन प्रैक्टिकल सिचुएशन होती है। प्रैक्टिकली कहीं भी आप 50% एफिशिएंसी ऑब्टेन नहीं कर पाते, काफी कम एफिशिएंसी से हम ऑब्टेन कर पाते हैं, पर मैक्सिमम पावर जो है उसको ऑब्टेन करने के लिए आपको इस कंडीशन के पास पहुंचना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स इन हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आई होप इस लेक्चर के एंड में आप ये सारे कंसेप्ट्स एक बार फिर से री प्रैक्टिस करोगे, सारे क्वेश्चंस री सॉल्व करोगे, और कोई भी क्वेश्चंस जो आपको मिलते हैं इस टॉपिक पे सॉल्व करना, डाउट्स आपको पूछना है, मैंने आपको पहले ही कहा है कि आप डाउनलोड कर लो और ऐप में डाउट सेक्शन में जाके अपने डाउट्स पूछो। ठीक है, थैंक यू सो मच बच्चा पार्टी। अब हम अगले लेक्चर में करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइजेज, एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पलर्स। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी थियोरेटिकली पूरा कंप्लीट होता है, अब बचती है क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है, तो अगले 2-3 लेक्चर्स में हम सारी प्रैक्टिस को फिनिश कर लेंगे।
है ना। तो वो लेक्चर्स भी आपको ज़रूर देखना है। थैंक यू सो मच, बाय बाय बच्चा पार्टी।